गुस्से से चारों ओर देखने लगता है। इस वक्त वह मन्नत को ढूंढ रहा था। वहीं जब सब लोग देखते हैं कि वह अपनी नजरों को चारों ओर दौड़ा रहा है, तब कार्तिक थोड़ा मजाक करते हुए बोलता है, अरे भाई, क्या आप भाभी को ढूंढ रहे हैं? अगर भाभी को ढूंढ रहे हैं तो वह किचन में है, आप जाकर वहां मिल सकते हैं। उसकी बातों को सुनकर रुद्र को पता चल जाता है कि वह लड़की कहाँ है। वह गुस्से से किचन की ओर बढ़ जाता है। सब खाने में इतने व्यस्त थे कि किसी ने रुद्र की गुस्से को नहीं देखा था। वही अक्षत, जिसने रुद्र को आते हुए देख लिया था और यह भी देख लिया था कि वह कितना ज्यादा गुस्से में है, उसे कुछ अनहोनी होने का डर लगने लगता है। पता नहीं क्यों उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जरूर कुछ गलत होने वाला है, लेकिन क्या उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी रुद्र किचन में चला जाता है और जैसे ही वह अंदर जाता है तो उसके नाक में भी खाने की मीठी सी खुशबू जाती है। लेकिन वह इन सब बातों को इग्नोर कर किचन के अंदर अपनी नजरें दौड़ा कर मन्नत को ढूंढता है और देखता है कि वह एक साइड खड़ी थी। जैसा कि रुद्र सिंघानिया का विला बहुत बड़ा था, तो उसी हिसाब से उसका किचन भी बहुत बड़ा था, जहां कई सर्वेंट एक साथ काम कर सकते थे। जैसे ही वह मन्नत को देखता है तो वह उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी सारे सर्वेंट की नजर उस पर पड़ती है। वही मन्नत दूसरी ओर मुंह किए हुए कुछ बनाने की तैयारी कर रही थी। वह तुरंत ही एक फ्राई पैन गैस पर चढ़ा देती है और उसमें तेल डाल देती है। अब वह अपने आसपास कुछ ढूंढने लगती है। तभी रुद्र अपने आंख के इशारे से सभी सर्वेंट को वहां से जाने को कहता है। वही सभी सर्वेंट ये सोचते हैं कि आज घर में इतना टेस्टी नाश्ता बना है, शायद इस वजह से रुद्र अपनी पत्नी के लिए थोड़ा सा रोमांटिक हो रहा है, तो उन्हें स्पेस देना चाहिए। और वैसे भी वह मालिक है और वह लोग नौकर हैं, तो उन्हें तो उनके ऑर्डर फॉलो ही करने पड़ेंगे। वह सभी लोग तुरंत ही किचन से बाहर निकल जाते हैं। तभी रुद्र धीरे से मन्नत के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और वह मन्नत के पीछे से ही उसके गर्दन के किनारे से साइड झांक कर देखता है कि वह क्या कर रही है। एक पल के लिए तो उसके नाकों में फिर से वही खुशबू जाती है, जिसे सूंघकर वह हमेशा ही मदहोश होने लगता है। तभी मन्नत को एहसास होता है कि कोई उसके बहुत ही करीब है। वह तुरंत ही डर के अपनी जगह पर ही पलट जाती है। तो आश्चर्य से उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि रुद्र उसके बहुत ज्यादा करीब था। उसकी सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह ध्यान से उसका चेहरा देख रहा था। फिर वह धीरे से उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। इस समय देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे रुद्र कितना ज्यादा रोमांटिक हो रहा है। वही मन्नत के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आता कि यह उसके साथ क्या हो रहा है और इतनी तेज उसके दिल की धड़कन क्यों धड़क रही है। फिर रुद्र धीरे धीरे कर उसके और करीब जाता है। जैसे जैसे वह करीब जा रहा था, वैसे वैसे मन्नत के दिल की धड़कन और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। उसे अपने दिल में अजीब का एहसास हो रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर रुद्र का इस तरह करीब आना उसे बेचैन कर रहा था। वही रुद्र ध्यान से मन्नत की आंखों को देख रहा था और फिर वह उसके और करीब होने लगता है। फिर थोड़ा और ज्यादा करीब हो जाता है, जिस वजह से अब मन्नत के दिल की धड़कन और ज्यादा तेजी से चलने लगती है। इस वक्त मन्नत की सांसें तेज हो गई थी, जिसका एहसास उसे भी नहीं था। वही रुद्र अभी भी ध्यान से उसकी आंखों में देख रहा था। फिर वह धीरे से उसके कान के पास जाकर अपनी सांसें छोड़ता है। जैसे ही उसकी गर्म सांसें मन्नत के गले में पड़ती है तो एक पल के लिए वह सिहर जाती है। वह जोर से अपने हाथों की मुट्ठियां बांध लेती है। वही रुद्र, जो अभी भी उसके हाथों को पकड़ा हुआ था, वह धीरे धीरे कर अपने हाथ को सरकाकर उसकी मुट्ठी को खोलने लगता है। मन्नत इस समय अपनी आंखें बंद किए हुए थी। उसे अजीब सा एहसास हो रहा था। वह आज तक कभी किसी लड़के के इतने करीब नहीं गई थी और आज जब कभी कोई लड़का उसके करीब आया है तो वह उसका पति है। वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी,
पर वह बिल्कुल भी शांत नहीं कर पा रही थी। तभी रुद्र की आवाज उसके कानों में पड़ती है। तुमने आज बहुत टेस्टी खाना बनाया है ना? एक पल के लिए मन्नत को लगता है, क्या ये लड़का उसका तारीफ कर रहा है? और ऐसा कैसे हो सकता है कि वह उसकी तारीफ कर रहा हो? क्या उससे नफरत नहीं करता है? जब वह उससे नफरत करता है तो वह कैसे उसकी तारीफ कर रहा है? लेकिन दूसरे ही क्षण वह अपने दिमाग को झटक देती है, क्योंकि उसे पता था कि कुछ भी हो जाए पर ये लड़का उसका तारीफ तो नहीं कर सकता है। वही रुद्र जो अभी भी मन्नत के ऊपर झुका हुआ था और उसके दोनों हाथों को उसके पीछे साइड उसके कमर के पीछे मोड़ चुका था। वह धीरे से बोलता है कि तुमने इतना टेस्टी नाश्ता बनाया है ना? सभी लोग तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, तो तुम्हें इसका इनाम तो मिलना चाहिए। वही वह जैसे जैसे बोल रहा था, मन्नत के गले पर उसकी सांसें पड़ रही थी, जिस वजह से मन्नत के शरीर के रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह पागल इंसान क्या कर रहा है। वह उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है? तभी दूसरे ही क्षण उसकी जोरदार चीख किचन में गूंज जाती है, क्योंकि रुद्र ने उसके हाथों को पकड़कर पूरी ताकत के साथ उस फ्राई पैन में पड़े तेल में दबा दिया था, जिस वजह से उसका हाथ बहुत ही बुरी तरह से जल गया था और उस पे बड़े बड़े फफोले पड़ गए थे। उसकी हथेली खून की तरह लाल हो गई थी, जिस पे बड़े बड़े फफोले दिखाई दे रहे थे। यह नज़ारा अगर कोई भी देखता तो उसकी रूह ही कांप जाती। वही मन्नत की चीख सुनकर सभी लोग अपनी जगह से उठकर किचन की ओर भागते हैं। वही रुद्र अपने होठों पर एक खतरनाक स्माइल लेकर बोलता है कि आज के बाद तुम टेस्टी खाना बनाना भूल जाओगी। इतना कहकर वह उसे धक्का देकर वहां से चला जाता है। वही तेज दर्द की वजह से मन्नत का शरीर जो शून्य पड़ गया था उसके धक्का देने से सीधा जाकर फर्श पर गिरती है। वह लोग जैसे ही किचन के अंदर आते हैं तो देखते हैं रुद्र वहां से बाहर जा रहा था। कुछ पल के लिए तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वही दूसरी ही क्षण वह लोग अपने होश में आते हैं। वही मन्नत गिरते ही बेहोश हो गई थी। वह लोग भागकर जल्दी से जाकर मन्नत को उठाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मन्नत ऐसे कैसे बेहोश हो गई और उसने इतनी जोर से क्यों चीखा था। लेकिन तभी अचानक से अक्षत की नजर उसके हाथों पर पड़ती है तो वह देखकर उसे जोर से चीख पड़ता है। वही उसकी आवाज सुनकर सभी लोग उस और देखने लगते हैं तो सभी की आंखें डर से फैल जाती है। उसके हाथ बहुत ही ज्यादा भयानक हो चुके थे। उन पे बड़े बड़े छाले पड़ चुके थे जो देखने में बहुत ही ज्यादा डरावने लग रहे थे। उनकी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वह अपनी आंखों को खोलकर देख सके। इस समय सब बुत बने बस मन्नत के उस हाथ को देख रहे थे जहां पर बहुत ही भयानक छाले पड़ चुके थे। वही फ्राई पैन में तेल अभी भी उबल रहा था, जिसमें से अजीब से चमड़े वाली बदबू आ रही थी, क्योंकि उसके हाथ के कुछ चमड़ी उसमें चिपक गए थे, जिस वजह से उसमें से तेज चमड़े की बदबू आ रही थी। तभी अक्षत होश में आते हुए जल्दी से मन्नत को अपनी गोद में उठाता है और गैस रूम की ओर भागता है। उसे पता था इस समय वह रुद्र के रूम में नहीं जा सकता है। उसे इस समय रुद्र पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अक्षत जो रुद्र से 3 साल छोटा था, पर उसे हमेशा ऐसे मानता था जैसे कि रुद्र उसे कितना बड़ा हो। वह उसका हर कहना मानता था और कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाता था। लेकिन आज उसे अपने भाई पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका भाई इतना क्रूर होगा जो अपनी ही पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करेगा। इस वक्त उसे मन्नत के लिए अफसोस हो रहा था, लेकिन अब अफसोस करके वह कुछ नहीं कर सकता था। वह पहले क्यों नहीं उठकर आया? वह अपने आप को ही कोस रहा था, क्योंकि उसे रुद्र को देखकर अंदाजा लग गया था कि जरूर वह कुछ गलत करने वाला है। उसके दिल की धड़कन इसीलिए बढ़ी हुई थी और अब उसके दिल में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। पता नहीं क्यों, पर धीरे धीरे उसे मन्नत से लगाव होने लगा था। फिलहाल उसे मन्नत तो पसंद नहीं थी, लेकिन जब भी वह मन्नत को देखता था, उसका दिल उसके लिए परेशान होने लगता था।
वह उसे ऐसी हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर में उसका ये भाई क्या चाहता है। उसने सोच लिया था कि चाहे हो जो हो जाए, अब वह दादाजी से बात करेगा। इस तरह वह एक मासूम लड़की को टॉर्चर नहीं होने देगा। अब तक रुद्र के कहने पर और खुद से भी अक्षत ने मन्नत के बारे में बहुत कुछ खोजबीन की थी, जिससे उसे यही पता चला था कि वह नॉर्मल सी जिंदगी जीने वाली एक सीधी सादी लड़की है। तो अक्षत ने भी मान लिया था कि वह बहुत ही नॉर्मल जिंदगी जीने वाली सीधी सादी लड़की है। वही रुद्र उसे अभी भी चालबाज 420 समझता था, जिस वजह से वह उसे टॉर्चर करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहता था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रुद्र उसे इसी तरह टॉर्चर करता रहेगा तो मन्नत उसके टॉर्चर को बर्दाश्त करती रहेगी, या फिर वह उसे छोड़कर चली जाएगी, या फिर अभी भी वह अपनी एक वचन की वजह से उस रिश्ते में बंधी रहेगी? फिलहाल आप लोगों को रुद्र का ये रवैया कैसा लगता है? मुझे तो सच में रुद्र के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मेरा बस चलता तो मैं उसे उसी तेल की कढ़ाई में डबो डबोर कर मारती और फिर उसे पता चलता कि जलने की तकलीफ क्या होती है। तो चलिए छोड़िए इस बात को, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। थोड़ी ही देर में वहां डॉक्टर आ जाते हैं। जब वह मन्नत के हाथ को देखते हैं तो एक पल के लिए वह भी सन्न रह जाते हैं। इतनी बुरी तरह से कैसे ये लड़की जल सकती है? उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन उन्हें कुछ बोलने या पूछने की परमिशन नहीं थी, इसलिए वह बस शांति से उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं। उसे इस वक्त उस लड़की के लिए बहुत ही अफसोस हो रहा था। वैसे भी यह डॉक्टर वही थी जिसने पहले भी मन्नत का ट्रीटमेंट किया था। उसके साथ एक जेंट्स डॉक्टर भी आया हुआ था। वह धीरे से उस लेडीज डॉक्टर से बोलता है, मैम, क्या ये प्यारी सी नाजुक सी लड़की इतने दर्द को बर्दाश्त कर पाएगी? क्योंकि मन्नत उसे देखने में बहुत ही मासूम और प्यारी लग रही थी। वह तो उसका चेहरा देखकर उसी में खो गया था। वहीं उसकी बातों को सुनकर वह फीमेल डॉक्टर उसे आंख दिखाते हुए बोलती है, अभी अपना मुंह बंद करो। अगर चाहते हो यहाँ से जिंदा जाना तो बाहर जाकर हम बात करेंगे। तभी वह जल्दी से अपने मुंह को ऐसे बंद कर लेता है जैसे मानो अब उसमें से कभी आवाज नहीं निकलेगी। वही वह फीमेल डॉक्टर जो पूरी तरह से मन्नत के हाथों को चेक कर रही थी। उसने देखा था किस कदर उसका हाथ जला हुआ है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह यहाँ के लोगों को क्या कहे। क्या सच में ये लोग इंसान हैं या जानवर हैं? अब तक उसे इतना तो अंदाजा लग गया था कि यह हादसा उसके साथ खुद से नहीं हुआ है। जरूर इसमें इन्हीं लोगों का हाथ है, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि इतने महान कहे जाने वाला ये सिंघानिया परिवार इतना घटिया काम भी करता होगा। क्या ये लड़की उनकी दुश्मन थी? उस डॉक्टर को यह नहीं पता था कि यह रुद्र सिंघानिया की वाइफ थी और उसी बात की सजा इसे मिल रही है। वह अफसोस से अपना सर हिला देती है। उसे इस वक्त मन्नत को देखकर बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। वह जल्दी जल्दी मन्नत के हाथों में दवा लगाती है और 2 इंजेक्शन उसे लगा देती है, जिससे उसका दर्द कम हो जाए और उसे किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। थोड़ी देर बाद जब उसकी दांत लग चुका है तो वह मेनका जी की ओर देखकर बोलती है, देखिए इनका हाथ बहुत बुरी तरह से जल चुका है। तो जाहिर सी बात है यह अपने हाथों को अब 1 हफ्ते तक भीगा नहीं सकती हैं, और ध्यान रहे यह अपने हाथों से कोई भी काम नहीं कर सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो इन्हें बहुत ज्यादा दर्द तो होगा ही, लेकिन इनके जख्म भी हरे हो जाएंगे, जिस वजह से फिर इन जख्म को पूरा होने में काफी वक्त लग जाएगा और इनमें इन्फेक्शन होने का भी डर बढ़ जाएगा। इसलिए आप लोग इनका खास ध्यान रखिएगा। नहीं, उसकी बातों को सुनकर मेनका जी अपना सर हाँ में हिला देती हैं। इस वक्त उन्हें रुद्र पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर में वह क्यों इस लड़की को इतना ज्यादा उपकार कर रहा है? वही दादाजी जो रुद्र के गुस्से को देखकर अपने रूम में रूम बंद करके बैठे थे। उन्हें बाहर क्या हो रहा है इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उनका रूम साउंड प्रूफ था। थोड़ी ही देर में वह डॉक्टर भी चली जाती है। उसने कुछ दवाएं लिखकर दे दी थी।
जिसे लेने के लिए अर्थ अक्षत ने खुश को भेज दिया था। वही खुशी जिसका रो रो के बुरा हाल हो रहा था। वह अब अपने भाई से बहुत ज्यादा डरने लगी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह उसका भाई है जो इस तरीके से किसी को मार रहा है। उसे इस वक्त अपने भाई से इतना ज्यादा डर लग रहा था कि वह अब कभी जिंदगी में उसकी ओर भूलकर भी नजरें उठाकर नहीं देख सकती थी। वहीं रुद्र अपने कमरे में बंद करके फ्रेश होने चला गया था। जिस वजह से बाहर क्या हो रहा है उसे कुछ भी अंदाजा नहीं था। थोड़ी ही देर में वह फ्रेश होकर अपना बिजनेस सूट पहनकर रूम से निकलता है। जैसे ही वह रूम से बाहर आता है तो उसे अपने सामने अक्षत खड़ा दिखाई देता है। वह अपने बाहें उठाकर अक्षत से पूछता है कि क्या है। तो अक्षत गुस्से में रुद्र से बोलता है, क्या सच में आप कोई इंसान है या जानवर बन चुके हैं? आपको नहीं लगता है कि आपके अंदर इंसानियत खत्म हो गई है? आखिर में उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था जो आपने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया? तभी रुद्र साफ झूठ बोलते हुए बोलता है कि मैंने ऐसा क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया है। तुम मुझ पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते हो। तब अक्षत गुस्से में बोलता है, आप किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे सब पता है। मैंने आपको अंदर जाते हुए देख लिया था और आपके चेहरे पर उभरे उस गुस्से को भी देख लिया था। तो साफ साफ बताए, आपने उस लड़की को इतना क्यों टॉर्चर किया? अरे आपको पता है उसका हाथ पूरी तरह से जल चुका है। दर्द की वजह से वह बेहोश पड़ी हुई है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका है। दादाजी को अगर पता चला तो वह आपके साथ क्या करेंगे, कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। वह उस लड़की को अपनी पोती की तरह मानते हैं। जैसे ही अक्षत के मुंह से रुद्र यह सुनता है तो उसे फिर से अक्षत पर गुस्सा आने लगता है। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ, वह उसे अपनी पोती की तरह मानते हैं। इसीलिए तो मैंने ये सब किया है कि ले लें। अब पोती की तरह मानते फिरे, और वैसे भी उस घटिया लड़की ने मेरी मोबाइल चोरी कर ली थी और तुम्हें पता है उसमें कितने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर उस घटिया लड़की ने कोई घटिया चाल चली भीगी तो हमारे बहुत सारे सीक्रेट राइवल कंपनी को मिल जाएंगे। और जहां तक मुझे अंदाजा है वह घटिया लड़की हमारे राइवल कंपनी की तरफ से भेजी गई कोई जासूस ही है। मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि उसके साथ मैंने क्या किया और उसके हाथों का क्या हाल है। वह जो डिव करती थी मैंने वही किया है उसके साथ। इतना बोलकर वह गुस्से से अक्षत को अपने सामने से धक्का देता है और वहां से चला जाता है। वही अक्षत अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलता है, भाई आप अपने गुस्से और जलन में वह सब कुछ नहीं देख पा रहे हैं जो आपको देखना चाहिए था। कहीं इतनी देर ना हो जाए कि आपके पास पछताने के अलावा कुछ ना बचे। उस मासूम सी लड़की को इस तरफ मत सताए। और रही बात सिगरेट देने की, तो अगर उसे सिगरेट ही देना होता तो अब तक आपने जितना उसे परेशान किया है वह आपको उसका गुना वापस कर चुकी होती, क्योंकि कोई भी दुश्मन खुद के शरीर पर अत्याचार नहीं बर्दाश्त कर सकता है, और आज तो उसके साथ हद से ज्यादा कठोर हो रहे हैं। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि वह बहुत ही ज्यादा मासूम है, पर पता नहीं क्यों आप मानने को तैयार नहीं हैं। कहीं इतनी देर ना हो जाए कि आपके पास पछताने के अलावा कुछ ना बचे। ये सब सोचते हुए वह वहां से चला जाता है। वहीं थोड़ी देर में अक्षत अपने ऑफिस पहुंचता है। जैसे ही वह ऑफिस पहुंचता है तो यतिन जल्दी से उसके पास आता है और एक फाइल उसके आगे कर देता है। फिर वह अपने जेब से रुद्र का फोन निकाल कर उसे देता है। जैसे ही रुद्र उसके हाथ में फोन देखता है तो आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगता है और बोलता है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? तो वह बोलता है, अरे कल वहां पर तुमने इसे रख दिया था और फिर लेना भूल गए थे तो मैं इसे अपने साथ ले आया था। मैंने सोचा था कि तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं दे पाता तुम वहां से जा चुके थे, तो मैंने सोचा कि इसे सुबह दे दूंगा। उसकी बातों को सुनकर अक्षत को समझ नहीं आता कि वह क्या कहे। उसने आज इसी के लिए तो उस लड़की को इतना ज्यादा टॉर्चर किया था और उसके हाथों को बुरी तरह से जला दिया था। दूसरे ही पल उसका जला हुआ हाथ उसके आंखों के सामने घूम जाता है।
वह जाने से पहले एक बार उसके हाथों को देखा था। उसके हाथ बहुत ही बुरी तरह से जले थे। उस पर बड़े बड़े फफोले पड़ चुके थे। ये सोचकर वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे अफसोस होता है कि उसने ये क्या कर दिया। बिना सोचे समझे उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, वो उसे टॉर्चर करना चाहता है, लेकिन ऐसे नहीं टॉर्चर कर सकता है। आखिर में वह एक इंसान है, जीती जागती इंसान, उसे भी दर्द होता है। ये सोचकर अब उसे खुद पर गुस्सा आने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसके कानों में यतिन की आवाज आती है। आप क्या सोच रहे हैं, और आप इस फाइल को देख लीजिए। आज आपकी मीटिंग है। वह तुरंत ही अपनी नजरें फाइल पर गिराता है और यतिन को वहां से जाने का इशारा करता है। उसका इशारा पाकर यतिन वहां से चला जाता है। वहीं अब उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बार बार उसके आंखों के सामने से वही नजारा होकर गुजर जा रहा था, जहां वहां दर्द से कांप उठी थी और उसका हाथ एक ही क्षण में छालों से भर चुका था। उसने देखा था, उसने उसे छुआ था और महसूस किया था। उसका हाथ बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और मुलायम था, बिल्कुल किसी रुई की तरह। उसका दिल उसे छूने को कर रहा था। उसका दिल उससे बगावत कर रहा था, लेकिन अपने गुस्से की आड़ में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और उसने इतनी बड़ी गलती कर दी। अब उसे अफसोस हो रहा था अपने किए पर। लेकिन कहते हैं ना कि पहले जब कांड कर लिया तो अब अफसोस करने के लिए क्या बचा है। यही चीज अब उसके साथ भी हो रहा था। वह अपना सर पीछे अपनी सीट पर देख लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। पता नहीं क्यों इस वक्त बार बार उसकी आंखों के सामने लड़की का चेहरा घूमता हुआ नजर आ रहा था। वह बार बार अपने मन को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी उसकी नीली आंखें और उसमें भरा हुआ आंसू जो बस छलकने को तैयार हैं। लेकिन फिर भी वह कभी छलकते हुए नहीं दिखाई दिए। आज भी उसने देखा था कि उसकी आंखों से आंसू एक भी बूंद छलक कर नीचे नहीं गिरा था। आखिर में वह कौन है? वह क्या है? इतना ज्यादा दर्द होने के बावजूद वह कैसे खुद पर कंट्रोल कर सकती है? उसे समझ नहीं आ रहा था। वह क्या करे? वह बहुत ज्यादा बेचैन हो चुका था। जब उसे और बर्दाश्त नहीं होता तो वह अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अपने रूम में चारों तरफ घूमने लगता है गुस्से से। अब उसका दिमाग फटने वाला था। क्यों बार बार वह लड़की उसके आंखों के सामने घूम रही थी? वह उससे नफरत करता है, नफरत। ये बोलकर वह जोर जोर से अपने रूम का सामान उठा उठा कर फेंकना शुरू कर देता है। क्यों? वह लड़की उसके दिमाग में छा रही है। वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा। वह लड़की उसके दिमाग को ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकती है। उसे धीरे धीरे अब मन्नत पर फिर से गुस्सा आने लगता है। वह कैसे उसके दिमाग को कंट्रोल कर सकती है? यही सोचकर उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अब तक उसके कमरे का लुक ही बदल चुका था। वह पूरा कमरा अस्त व्यस्त हो चुका था। चारों तरफ बस शीशे और कागज बिखरे हुए थे जो उसने ही बिखेरा था। वहीं दूसरी तरफ दादाजी जब अपने रूम से बाहर निकलते हैं तो वह हॉल में जाते हैं। हॉल में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। ये देखकर दादाजी को थोड़ा आश्चर्य होता है। वह गुस्से से चारों ओर देखने लगते हैं। आखिर में अब ये घर वाले कहाँ गायब हो गए? उन्हें बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वह काका को बुलाते हैं और बोलते हैं, सभी लोग कहाँ गए? उनकी कड़क आवाज सुनकर एक पल के लिए तो काका डर जाते हैं। उन्हें पता था उनके मालिक का गुस्सा कैसा है। वो हकलाते हुए बोलता है, वो साहब, सभी लोग अपने रूम में गए हैं। तो दादाजी को बहुत ही आश्चर्य होता है। आखिर में सभी लोग अपने रूम में क्यों गए हैं? क्या किसी को अपने काम पर नहीं जाना है? और इस तरह से इस टाइम तो वह अपने रूम में क्या कर रहे हैं? वह गुस्से से उसकी ओर देखते हुए बोलते हैं, क्या अभी कुछ ऐसा हुआ था जो वह सब लोग अपने रूम में गए हैं? क्योंकि उन्होंने देखा था, रुद्र गुस्से में आया था तो शायद उसी ने कुछ किया हो। ये सोचते हुए दादाजी घूरकर सर्वेंट की तरफ देखने लगते हैं।
वही काका से कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। वह क्या बताएं, लेकिन फिर भी उसे तो बताना ही पड़ेगा। वह डरते डरते सारी बात बता देता है। उसकी बातों को सुनकर दादाजी गुस्से से तमतमा उठते हैं। वह इस समय कांप रहे थे, और वह भी गुस्से की वजह से। उन्हें इस वक्त रुद्र पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अगर इस वक्त रुद्र उनके सामने होता तो वह जरूर उसकी जान निकाल लेते। उसकी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की को इतना टॉर्चर करने की। उनकी आंखों से आंसू के 2 बूंद गिर जाते हैं। वह खुद में ही अफसोस करते हुए बोलते हैं कि मेरी गलती है, मेरी गलती है। मैं उसे सुरक्षित नहीं रख पा रहा हूँ। मैं उस बच्ची को क्या जवाब दूंगा? उस नीच घटिया लड़के की हिम्मत कैसे पड़ी ये सब करने की? आज दादाजी अपने पोते को बहुत कुछ कोस रहे थे। जो दादाजी अपने पोते को अपनी पलकों पर बिठाकर रखते थे। उन्होंने कभी रुद्र के लिए कोई ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल किया था जिससे रुद्र को कभी ठेस पहुंचे। लेकिन आज दादाजी का गुस्सा चरम पर पहुंच गया था। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उस लड़के ने मन्नत को इतनी तकलीफ पहुंचाई है। वह अच्छे से जानते थे कि मन्नत कौन है, और अगर वह चाहती तो रुद्र को उसकी औकात दिखा सकती थी। लेकिन सिर्फ दादाजी की वजह से वह खामोश थी। बस यही एक कारण था जो वह रुद्र के टॉर्चर को बर्दाश्त कर रही थी। वही दादाजी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। उन्हें रुद्र पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह तुरंत ही बोलते हैं कि अभी के अभी रुद्र को यहाँ बुलाओ। वही जैसे ही वह सर्वेंट सुनता है तो वह घबरा जाता है। रुद्र के आने का मतलब है अब फिर से घर में महाभारत होना शुरू हो जाएगा, और अभी अभी वह प्यारी बच्ची जिसे वह लोग अभी थोड़ी देर पहले ही इतने घुले मिले थे, वह कितनी प्यारी थी जिसे उसके मालिक ने इस तरह टॉर्चर किया था। ये सब सोचकर उस बेचारे सर्वेंट को भी अफसोस होने लगता है। किस घड़ी में वह बच्ची इस घर में आई और किस घड़ी में उसकी रुद्र के साथ शादी हो गई। वह ये सब डिव नहीं करती है। वही दादाजी गुस्से से तमतमाए हुए थे। इस समय अगर कोई भी उनके सामने आ जाता तो वह उसे मारने में बिल्कुल भी संकोच ना करते। वही इन सब बातों से अनजान रुद्र ऑफिस में अपना काम कर रहा था। उसने थोड़ी ही देर में खुद को नॉर्मल कर लिया था। भले ही उसे अफसोस हो रहा था, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसी बात के पीछे पड़ा रहे और अपने काम को छोड़कर बैठा रहे। वही वह सर्वेंट अभी तक वहां से नहीं गया था। ये देखकर दादाजी गुस्से में उसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कुछ कहा है। वह सर्वेंट वहां से तुरंत ही चला जाता है क्योंकि अब उसे दादाजी को देखकर डर लग रहा था। वही दादाजी की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। इस वक्त उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मानो कोई उनकी जान निकाल रहा हो। उन्हें अपने पोते पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह ऐसे अपने पोते की हरकतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि रुद्र को एक अच्छा सबक सिखाएंगे, और अब वह रुद्र के साथ क्या करने वाले हैं ये तो आपको आगे के एपिसोड में पता चलेगा। और रुद्र जब घर आएगा तब दादाजी उसे कौन सा पनिशमेंट देंगे, और जब मन्नत को होश आएगा तब दादाजी उसे क्या जवाब देंगे। वैसे तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह मन्नत के आगे जाएं, उसकी आंखों का सामना करें। उन्हें इस वक्त अपने पोते पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वह कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय इसके कि वह रुद्र सिंघानिया को एक अच्छा सबक सिखाएं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दादाजी रुद्र को कोई सबक सिखा पाएंगे, या उल्टा रुद्र फिर से मन्नत को परेशान करने के लिए कोई नया तरीका खोज लेगा और उसे फिर से टॉर्चर करेगा? अब क्या मन्नत इतना टॉर्चर होने के बावजूद भी शांत रहेगी? तो जानने के लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड सुनना बिल्कुल ना भूलें। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करना नहीं भूलना। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है। आपके विचारों को पढ़कर मुझे अच्छा लगता है, इसलिए प्लीज प्लीज आप अपनी राय जरूर दें कि आपको स्टोरी में कौन से चेंजेस चाहिए और क्या होना चाहिए। आपको किस तरह की स्टोरी चाहिए, मैं आपके अनुसार स्टोरी बनाने की कोशिश करूंगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।
और जाने से पहले प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।